नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल श्रेया एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप सेन में आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रदीप सेन आपका अभिनंदन करता हूं और अपनी सफलता की सीरीज में ये तीसरा सफलता सीरीज है ये। इसमें क्वेश्चन नंबर MCQ 31 से लेकर 3130 तक, यानी 31 से लेकर 130 तक के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का कलेक्शन है। मुझे लगता है इन अगर 500 क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो इससे बाहर कुछ नहीं, जैसा कि मैंने टैग लाइन में लिखा भी है। तो आइए बिना विलंब किए अपने प्रैक्टिस प्रारंभ करते हैं। और इससे पहले सफलता की कुछ पंक्तियां हैं, उनको भी ध्यान में रखकर हमें अपनी सफलता की तरफ बढ़ना चाहिए, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए। तो पंक्तियां हैं, जिंदगी में अगर सफल होना चाहते हैं तो असफलता के भय से ज़्यादा सफलता प्राप्त करने की चाहत होनी चाहिए। तो अपने पहले चैनल को अपने प्रैक्टिस को प्रारंभ करते हैं। आइए, ये रहा आपका पहला प्रश्न। तो ये भाग तीसरा है। इसमें इससे पहले कि मैंने 2 पार्ट और कराए थे, तो कई पार्ट में ये आपकी सीरीज चलेगी। जब तक 500 क्वेश्चंस आपके नहीं हो जाते हैं तब तक सीरीज चलेगी। लगभग एक सीरीज में 50 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का कलेक्शन है, तो विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस का कलेक्शन है। तो बिना विलंब किए और अपना पार्ट 3 MCQ क्वेश्चन नंबर 81 से 130 तक प्रारंभ करते हैं। इसमें लिखा है, इससे बाहर कुछ भी नहीं। तो वाकई में इससे बाहर कुछ नहीं होगा। आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये प्रैक्टिस बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होने वाली है। तो कॉर्नर पे देखिए लिखा भी है कि हमारा चैनल का नाम है श्रेया एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप सर। इसको यूट्यूब चैनल है, इस पर शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, जिससे और भी कैंडिडेट को लाभ मिल सके। तो ये रहा पहला प्रश्न आपका 81। इसमें लिखा है, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो, यानी उनके टुकड़े करें तो खंड ना हो, उन्हीं को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। तो क्या विकल्प होना चाहिए, बताइए। इसका सही विकल्प क्या है? वैभव, पंकज, जलज और मलयज। क्या विकल्प है इसका सही? जल्दी से फटाफट आंसर देना है। तो सही विकल्प है इसका विकल्प नंबर इसका है पहला विकल्प सही है, वैभव। वैभव शब्द रूढ़ शब्द है। बाकी के पंकज, जलज, मलयज, ये शब्द पंकज और जलज ये आपके योग रूढ़ शब्द में आते हैं। पंकज कमल का पर्याय है और जलज भी कमल का पर्याय है। और तो जहाँ पर पर्याय आ जाए तो ये योग रूढ़ शब्द होते हैं। या कह सकते हैं कि इसमें बहुब्रीहि समास के उदाहरण जो होते हैं वो योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो ये शब्द है आपका पंकज, जलज और मलयज योग रूढ़ शब्द हैं ये। मलय का मतलब होता है चंदन। मलय चंदन होता है, चंदन को कहते हैं मलय। तो सही विकल्प है आपका पहला। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82। ये रहा, स्वरों को किस अन्य एक नाम से भी जाना जाता है? स्वरों को किस अन्य एक नाम से भी जाना जाता है? हल, अच, प्लुत और मूर्धन्य। ये वैसे तो संस्कृत से रिलेटेड है ये प्रश्न, लेकिन हिंदी में भी आ सकता है। तो स्वरों को अन्य किस नाम से जाना जा सकता है? 82 का सही विकल्प हल, अच, प्लुत, मूर्धन्य। क्या सही विकल्प है? फटाफट आंसर बताइए बिना विलंब किए। तो सही विकल्प है इसका विकल्प नंबर पहला सही। इसका विकल्प है विकल्प नंबर पहला, इसका सही है। सही विकल्प है इसका पहला, हल को हम स्वर के नाम से भी जानते हैं। हल को हम स्वर के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83। निम्न में से महाप्राण बाण कौन से हैं? महाप्राण बाण बताने हैं। महाप्राण पहला विकल्प है। तो महाप्राण होते क्या है? जिनके उच्चारण में अधिक वायु मुख से बाहर निकलती है उनको हम महाप्राण कहते हैं। तो महाप्राण खा, घा, का, च, या, रा, ता, दा। क्या विकल्प होना चाहिए? सही विकल्प क्या है? 83 का सही विकल्प। 83 का सही विकल्प बताइए। तो महाप्राण क्या होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और दूसरा और चौथा। पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होते हैं और दूसरा और चौथा प्रत्येक वर्ग का 5 वर्ग होते हैं हिंदी वर्णमाला में। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और
तीसरा पाँचवा, पहला तीसरा पाँचवा अल्प प्राण, दूसरा और चौथा होते हैं महाप्राण। तो दूसरा चौथा, तो देखिए आप, ये है सही विकल्प इसका है पहला, क्योंकि ये 2 नंबर पे आता है और ये 4 नंबर पे घा आता है इसमें, और खा 2, और ये बाकी के आपके ये अलग हैं, और ये सही विकल्प है आपका महाप्राण है पहला विकल्प। अगला प्रश्न है विकल्प नंबर 84, मूल धातु। इसमें आपको बताना है कि मूल धातु से पूर्व जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। बहुत स्पीड पे, मूल धातु से पूर्व जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। सही विकल्प प्रत्यय, उपसर्ग, रस, और इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प बताइए, सही विकल्प क्या है। तो सही विकल्प 84 का सही विकल्प है प्रत्यय, उपसर्ग, रस। क्या है सही विकल्प। तो मूल धातु से पूर्व जिन शब्दों का प्रयोग होता है उनको कहते हैं उपसर्ग। तो सही विकल्प है दूसरा, उपसर्ग। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 85। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं। कुल वर्ण कितने हैं हिंदी वर्णमाला में। सही विकल्प 85 का सही विकल्प बताइए। हिंदी वर्णमाला में सही विकल्प, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं। ये बीएड प्रवेश परीक्षा 2010 में आ चुका है। कुल वर्णों की संख्या अगर बात करी जाए तो कुल कितने हैं, ये बीएड प्रवेश परीक्षा 2010 का प्रश्न 2010 में आ चुका है। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या है। सही विकल्प बताइए। तो सही विकल्प है इसमें यहाँ पर पहला ये विकल्प, इसमें उच्चारण के आधार पर अगर देखे जाते हैं तो 45 होते हैं। तो ये सही विकल्प इसमें वैसे तो पहला होना चाहिए। 45 होते हैं उच्चारण के आधार पर, 45 होते हैं कुल वर्ण। और लेखन के आधार पर अगर, तो इसका सही विकल्प 45 होना चाहिए। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई इसमें। तो सही विकल्प है 45। उच्चारण के आधार पर 45 है, और वैसे लेखन के आधार पर अगर देखे जाए तो 52 वर्ण होते हैं कुल वर्ण। लेखन के आधार पर 52 और उच्चारण के आधार पर 45। इसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन माने जाते हैं, लेकिन व्यंजन वैसे 33 होते हैं, 2 को भी और लिया जाता है, इसलिए 35 व्यंजन ले लिए जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग 45 सही वर्ण कुल वर्ण माने जाएंगे उच्चारण के अकॉर्डिंग। और वैसे 52 कुल वर्ण लेखन के आधार पर। ये जो लेखन के आधार पर है इनको हम लेखन के आधार पर जो होंगे वो होंगे आपके लेखन के अकॉर्डिंग 52 होंगे। लेखन के अकॉर्डिंग 52। इसमें 40, इसमें 13 प्लस 35 और प्लस 4 इसमें कौन कौन से होंगे लेखन। 13 और 35 और प्लस 4, ये इस तरीके से क्रम बनता है। तो 3 और 5 8, 8 और 4 12 और 3 और 4 5, ठीक है। इस तरीके से 52 हो जाते हैं। तो सही विकल्प इसका, इसमें यहाँ पे 5 होना चाहिए, 45। तो सही विकल्प है लेखन के आधार पर 52 है और वैसे उच्चारण के अकॉर्डिंग 45 है। तो सही विकल्प 45 माना जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 86। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं। तो मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं। मूर्धन्य व्यंजन क्या है। मूर्धन्य जो मूर्धा स्थान पे बोले जाते हैं, तालु से थोड़ा सा अंदर हट के बोले जाते हैं, उनको मूर्धन्य कहते हैं। तो सही विकल्प क्या है। तो सही विकल्प है विकल्प नंबर चौथा, डा और ढा, ये मूर्धन्य की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न नंबर क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। नवीन विकसित ध्वनियाँ श श ए औ उ उ ख ग। नवीन विकसित ध्वनियाँ हुई हैं उनको हम क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
सही विकल्प 87 का सही विकल्प बताइए। तो नवीन विकसित ध्वनियाँ मानी जाती हैं शाह, नवीन विकसित ध्वनियाँ मानी जाती हैं श और शाह, ये तालव्य शाह और दंत शाह, इनको हम नवीन विकसित ध्वनियाँ कहते हैं। और जबकि ए आओ ऊ खागा ये सब पहले से विकसित ध्वनियाँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, नवीन विकसित ध्वनियाँ क्या है? तो नवीन विकसित ध्वनियाँ है आपका पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न तो क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व शब्द में संज्ञा बतानी है। जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है? फटाफट आंसर होना चाहिए, बताइए क्या आंसर है इसका। तो सही विकल्प क्या है इसका स्त्रीत्व शब्द में? तो इसका सही है स्त्रीत्व शब्द में विकल्प नंबर दूसरा सही है, भाववाचक संज्ञा है स्त्रीत्व शब्द में। अगला प्रश्न 89 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 89, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्युत्पन्नमति में बताना है आपको कि क्या है इसका सही विकल्प। प्रत्युत्पन्नमति में सही विकल्प बताइए भाई, क्या हो सकता है इसका सही विकल्प? प्रत्युत्पन्नमति में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्युत्पन्नमति में विकल्प है इसका उपसर्ग है दूसरा प्रति उपसर्ग है। जो प्रत्युत्पन्नमति उसको कहते हैं जो तुरंत उत्तर देता है, उसको प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। अगला वन वर्ड भी आता है ये। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? मूल स्वर बताने हैं। बहुत अच्छा, प्रौढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा 2011 का प्रश्न है। अगला तो सही विकल्प क्या है इसका? कितने मूल स्वर हैं भाई, जल्दी से विकल्प बताएं। 90 क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर बताइए क्या है। हिंदी वर्णमाला में कुल मूल स्वर बताने हैं आपके। मूल स्वर, तो मूल स्वर 4 होते हैं, विकल्प नंबर सही है इसका तीसरा। मूल स्वर 4 होते हैं और कौन कौन से होते हैं उसको भी देख लीजिए। अ, ई, ऊ और री, ये मूल स्वर होते हैं, इन्हीं को हम ऋष्य स्वर भी कहते हैं। तो सही विकल्प है आपका तीसरा। अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? पशु, विद्यालय, समतल, वाचनालय। रूढ़ शब्द बता। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके सार्थक खंड नहीं होते हैं, जिनके टुकड़े करते हैं तो उनका अर्थ नहीं निकलता है, ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। तो सही विकल्प क्या है? पशु, विद्यालय, समतल, वाचनालय। सही विकल्प बताइए रूढ़ शब्द 91 का। तो सही विकल्प है इसका विकल्प नंबर है इसका पहला, रूढ़ शब्द पशु। पशु शब्द जो है वो रूढ़ शब्द की श्रेणी में आता है। बाकी के विद्यालय ये यौगिक शब्द है, समतल ये भी यौगिक शब्द है, वाचनालय ये भी यौगिक शब्द है, ये तीनों यौगिक हैं और ये पशु जो है वो रूढ़ शब्द है। अगला क्वेश्चन नंबर 92, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? धातु के जो अंत में जुड़ते हैं, जो पहले जुड़ते हैं, प्रारंभ में जुड़ते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं और धातु के जो अंत में जुड़ते हैं उनको हम कहते हैं प्रत्यय। प्रत्यय को हम बाद में जोड़ा जाता है। तो सही विकल्प है विकल्प नंबर दूसरा, प्रत्यय। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 93, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का उपयोग करेंगे? अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाना है तो किस शब्द का प्रयोग करेंगे? ई आएगा, आ आएगा, ई या ईक? सही विकल्प क्या है 93 का? तो सही विकल्प है इसका आ, दूसरा। तो इसमें जैसे ही अनुज में आप आ जोड़ोगे तो अनुजा हो जाएगा और अनुजा स्त्रीवाचक शब्द हो जाएगा। तो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न नंबर 94, शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है? तो व्युत्पत्ति, बनावट, रचना एक ही बात है। व्युत्पत्ति, बनावट, रचना के आधार पर शब्द बताना है। व्युत्पत्ति आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो योग रूढ़ शब्द बताना है क्या है 94 का सही विकल्प। योग रूढ़ शब्द क्या है बताना है। तो योग रूढ़ शब्द वे होते हैं जिसमें बहुब्रीहि समास होता है, तो पर्यायवाची जिसके आते हैं। तो सही विकल्प है इसका विकल्प नंबर जलज योग रूढ़ शब्द है। जलज जो है, जलज पंकज का पर्याय है, योग रूढ़ शब्द है।
तो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न 95, बहुत स्पीड पे। चा छा जा झा वा वा या ये ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? तो क्या कहलाती हैं ये ध्वनियाँ? चा छा जा झा वा, चा छा जा झा वा वा। सही विकल्प बताइए 95 का सही विकल्प क्या है? 95 का सही विकल्प बताएं। चा छा जा झा वा ई या श, ये विकल्प क्या है? तो भी इसमें सही विकल्प तो ये वाह नहीं आना चाहिए, इसमें वाह गलत है। ये चा छा जा झा वाह, चा छा जा झा आना चाहिए, तो ये झा होना चाहिए यहाँ पे, झा। चा छा जा झा वाह, ये किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं? तो ये तालव्य ध्वनियाँ हैं। विकल्प नंबर तीसरा सही है, तालव्य ध्वनियाँ हैं। ये तालु स्थान से बोली जाती हैं, इसलिए इनको तालव्य ध्वनियाँ कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विकल्प नंबर तीसरा सही है। अगला प्रश्न नंबर 96, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की व्यंजनों की संख्या बतानी है। 96, कुल व्यंजनों की संख्या बतानी है हिंदी वर्णमाला में। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या अगर देखी जाए तो मानक व्यंजन हैं वो आपके हैं, क्वेश्चन नंबर विकल्प नंबर तीसरा 33 मानक व्यंजन बताए गए हैं। तो इनको हम व्यंजनों को 33 माने गए हैं मानक। वैसे 35 भी माने जाते हैं अंग, और अलग से 35 भी कहीं कहीं है, लेकिन मानकता के अनुसार 33 ही माने गए हैं। तो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न 97, वर्णमाला में बताइए कि संयुक्त स्वर कौन से हैं? तो संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? 97 का सही विकल्प, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 97, हिंदी वर्णमाला में कौन से संयुक्त स्वर हैं इनमें बताइए? अ आ ई तो संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? ऐसे स्वर जो भिन्न स्वरों के योग से बनते हैं, जो भिन्न स्वरों के योग से बनते हैं उनको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे इसमें सही विकल्प इसका है विकल्प नंबर अय और औ। जो अय बना है, वो जो अय का निर्माण हुआ है वो अ धन ए से मिलकर अय बनता है। तो ये भिन्न स्वर हैं, इसलिए भिन्न स्वरों का योग जब होता है तो संयुक्त स्वर कहलाते हैं। इसी प्रकार इनका ऐसे विच्छेद करके भी पूछा जाता है। और इसको जो आओ है, आओ है वो बनता है आपका आ और ओ, आ और ओ मिलकर औ बनता है। तो सही विकल्प है विकल्प नंबर चौथा सही है आपका, ये संयुक्त स्वर है। और संधि स्वर होते हैं जो समान स्वरों के योग से बनते हैं, उनको मिश्र या संधि स्वर भी कहते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये 97 वाला। अगला प्रश्न 98, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त अक्षर कौन से होते हैं? तो संयुक्त अक्षर क्या हैं? 98 का सही विकल्प बताइए, संयुक्त अक्षर कौन से हैं? तो संयुक्त अक्षर हैं आपका विकल्प नंबर चौथा सही है, छ। संयुक्त अक्षर जो दो अक्षरों के योग से बनते हैं संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। इसका विच्छेद भी पूछा था, का और मूर्धन्य शा मिलते हैं तो संयुक्त ये छ का निर्माण होता है। इसी प्रकार ये त्रा जो है वो ता और रा के योग से बनता है। और इसी प्रकार आपका ज्ञा जो है वो जा और उआ के योग से बनता है। जा और उआ बनता है तो ज्ञा बनता है। तो सही विकल्प है इसका विकल्प नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से बोध वर्ण कौन से हैं? ये आपका परीक्षा में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। RRB चेन्नई ASM परीक्षा 2009 का प्रश्न है। बोध वर्ण क्या होते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोध वर्ण क्या होते हैं? 99 का सही विकल्प बताइए। तो बोध बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोध वर्ण, तो बोध वर्ण है इसका सही विकल्प है आपका क्वेश्चन नंबर विकल्प नंबर चौथा। हा को हम बोध वर्ण कहते हैं, हा को बोध वर्ण कहते हैं। हा को हम ऊष्म भी कहते हैं, हा को हम अघोष भी कहते हैं, हा को महाप्राण भी कहते हैं, हा को स्वर यंत्रीय भी कहते हैं। हा ऊष्म भी है, बोध भी है, अघोष भी है, महाप्राण भी है और स्वर यंत्रीय व्यंजन भी है। तो कई नामों से इसको जाना जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 99।
बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। अगला प्रश्न, निम्न में से कोमल तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? कोमल तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं भैया? सही विकल्प बताइए। क्वेश्चन नंबर 100। तो सही विकल्प क्या है? तालव्य को ही हम कोमल तालव्य कहते हैं। तो सही विकल्प है तीसरा विकल्प सही है इसका। श्रेया एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। इसमें देखिए भाई प्रदीप सेन, इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई। अगला सही विकल्प है तीसरा। साथ साथ लोगों को भी शेयर भी करते रहिए। अगला क्वेश्चन 101, निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन सा है? अल्पप्राण वर्ण बताना है आपको। अल्पप्राण तो पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 101। तो प्रत्येक वर्ग का जो पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण वर्ण होते हैं, और दूसरा और चौथा ये महाप्राण वर्ण होते हैं। तो सही विकल्प क्या है? तो अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का। तो सही है विकल्प इसका 101 का सही विकल्प है विकल्प नंबर तीसरा। फा और भा ये पहला और तीसरा है। तो सही विकल्प है इसका पहला। वो 101 का सॉरी इसका विकल्प नंबर पहला, का और गा ये नहीं है, ये तीसरा नहीं है, पहला का और गा ये आपके अल्पप्राण हैं। फा और भा ये आपके महाप्राण हैं। सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न 102, क्वेश्चन नंबर 102 पे चलिए। वाक्य का शब्द युग्म यदि शब्द है तो अनुच्छेद का शब्द युग्म निम्नलिखित में से कौन सा होगा? सही विकल्प बताइए। अक्षर, वाक्य, शब्द, पद। आरआरबी कोलकाता गुड्स कार्ड परीक्षा 2010 का प्रश्न है। वाक्य का शब्द युग्म यदि शब्द है तो अनुच्छेद का शब्द युग्म निम्नलिखित में से कौन सा होगा? 102 का राइट आंसर क्या है भाई? तो रो का जब अनुच्छेद बनेगा तो वाक्य शब्द युग्म यदि शब्द है तो वाक्य अनुच्छेद का क्या होता है? तो सही विकल्प है विकल्प नंबर आपका दूसरा, तो वाक्य होता है। सही विकल्प है दूसरा। अगला वाक्य बनता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 103, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 103 का सही विकल्प बेइंसाफी में उपसर्ग बताना है। क्या है सही 103 का राइट आंसर? तो 103 का राइट आंसर है बेइंसाफी में जो उपसर्ग है वो है चौथा। यहाँ पर वे नहीं, बे होना चाहिए, बे होना चाहिए। तो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न 104, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? अभियोग, व्यायाम, रचयिता, सर्जनेच्छा। 104 का सही विकल्प क्या है? प्रत्यय से हुई है। तो सही विकल्प है आपका रचयिता सही विकल्प है इसका। 104 का सही विकल्प रचयिता है। रचयिता जो है अयता, रचयिता में अगर उपसर्ग है प्रत्यय है तो है इसमें अयता उपसर्ग है, वो प्रत्यय है। तो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न 105, निम्नांकित में से विशेषण आपको बताना है। निम्नांकित में आपको विशेषण बताना है। विशेषण सुलेख, पुष्पित, हव्य, पौरुष। 2000 परीक्षा शिक्षक भर्ती परीक्षा 2011 का प्रश्न है। सही विकल्प क्या है? तो सही विकल्प है आपका सुलेख, पुष्पित, हव्य, पौरुष। क्या सही विकल्प है 105 का? तो 105 का सही विकल्प है तीसरा। 105 का सही विकल्प है तीसरा इसका हव्य का मतलब है यहाँ पर हवनीय, जो हवन के योग्य हो उसको हव्य कहते हैं। हवनीय, उसको हम हवन कहते हैं। तो सही विकल्प है विकल्प नंबर आपका तीसरा, ये विशेषण है। अगला प्रश्न
106 निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं? कन्नौज, बांगरू, अवधी और तेलुगु। हिंदी के अंतर्गत कौन सी? तो सही विकल्प क्या है भाई? सही विकल्प है विकल्प नंबर आपका तीसरा, तेलुगु जो है वो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। कन्नौज, बांगरू, अवधी ये आपकी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो सही विकल्प है तीसरा, तेलुगु। तेलुगु जो है वो द्रविड़ परिवार की भाषा है। तेलुगु जो है वो द्रविड़ परिवार की भाषा है भाई। द्रविड़ परिवार की भाषा तेलुगु है, इसलिए ये आपकी तेलुगु द्रविड़ के अंतर्गत आएगी और बाकी की ये तीनों हिंदी के अंतर्गत आएंगी। तो द्रविड़ परिवार की भाषा है जो आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों में बोली जाती है। अगला प्रश्न, श्रीलंका में कौन सी भाषा को मागधी कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीलंका में कौन सी भाषा को मागधी कहा जाता है? तो सही विकल्प क्या है भाई? श्रीलंका में सही विकल्प तीसरा है इसका सही विकल्प। पाली भाषा को मागधी कहा जाता है। पाली जो भगवान गौतम बुद्ध के समय की भाषा है, उस पाली भाषा उन्होंने उपदेश अपने पाली भाषा में दिए थे। तो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न 108 क्वेश्चन नंबर, उपनिषदों की संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट, बीएड प्रवेश परीक्षा 2011 का प्रश्न है। उपनिषदों की संख्या बताना है। उपनिषद कितने हैं? 108 का सही विकल्प बताइए। उपनिषद होते क्या है? सबसे पहले बात कर लें उपनिषदों की। उपनिषद क्या होते हैं? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है पास बैठना, समीप बैठना। अर्थात ब्रह्मा विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना, यानी ब्रह्म जो विद्या है उसको प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना ही उपनिषद कहलाता है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का नाम क्या है? इनको हम उपनिषद को हम वेदांत भी कहते हैं। वेदांत, अन्य नाम वेदांत भी है, याद कर लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो उपनिषदों की अगर संख्या की बात करें तो संख्या है 108। उपनिषदों की संख्या ध्यान रखना है 108। और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है समीप बैठना या पास बैठना। समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उपनिषद कहलाता है। अगला प्रश्न, तो सही विकल्प इसका भाई 108 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 109, छा वर्ण किस योग से? अभी बताया था छा वर्ण किसके योग से बना है? तो छा वर्ण का सही विकल्प है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम में आया। का और शाह का योग जो है वो छा की उत्पत्ति करता है। मूर्धन्य शाह। 109 का सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है 110, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 100। सही विकल्प बताइए। मूलतः वर्ण कितने हैं? मूलतः 110 का सही विकल्प। तो मूलतः अगर वर्ण देखे जाए जो मानक है, मानकता के अनुसार बताए गए हैं, वो हैं आपके उच्चारण के अनुसार 45 हो जाते हैं, और जो लेखन है वही मूलतः है, तो वैसे इनको 52 सही विकल्प है इसका। 52 मूलतः वर्ण है और उच्चारण के अकॉर्डिंग 45 है। अगला क्वेश्चन नंबर 111, कौन सा मानक वर्ण है? ख, ध, झ और भा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 111। तो सही मानक वर्ण, तो मानक वर्ण आपका झा है। सही विकल्प है आपका तीसरा, झा जो है वो मानक की श्रेणी में आता है। क्यों? क्योंकि इसको पहले इस तरीके से लिखा जाता था इस तरीके से। झा को पहले ऐसा लिखा जाता था, तो ये अमानक हो गया है, तो ये अब सही इसका है मानक झा। तो सही विकल्प है झा। अगला प्रश्न नंबर, अगला प्रश्न है 112, ज्ञा वर्ण की किन वर्णों के सहयोग से बना? ज्ञा वर्ण जो है वो इंपॉर्टेंट यूपी पुलिस परीक्षा, ये दरोगा परीक्षा भर्ती का 2009 का प्रश्न है। तो ज्ञा वर्ण जो है वो किन के योग से बना है? ज्ञा। तो सही विकल्प क्या है? ज्ञा। तो अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले ये प्रश्न आया था। तो सही विकल्प है ज और वां के योग से बना है। तो अगला प्रश्न है, तो सही विकल्प इसका क्या है? पहला।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 113। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ब्रज भाषा किस रूप में अधिक प्रसिद्ध है? 113 का सही विकल्प, तो 113 का सही विकल्प है विकल्प नंबर, इस बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड प्रवेश परीक्षा 2009 का प्रश्न है। तो सही विकल्प क्या है भाई? विकल्प है विकल्प नंबर चौथा। इसको हम काव्य भाषा भी कहते हैं, ब्रज भाषा को हम काव्य भाषा के नाम से भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प नंबर इसका चौथा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर आपका है राजस्थान, सही विकल्प है इसका राजस्थानी भाषा का उद्भव। राजस्थानी भाषा का जो उद्भव है वो, ये आपका व्याख्याता परीक्षा 2009 का प्रश्न है। उद्भव जिस क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ उसका नाम बताना है। तो ये अपभ्रंश से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। तो राजस्थानी जो है वो किस अपभ्रंश की भाषा है? राजस्थानी 114 का सही विकल्प क्या है? तो सही विकल्प है राजस्थानी जो है वो आपका विकल्प नंबर, सही विकल्प है इसका विकल्प नंबर तीसरा, सौरसैनी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ है। अगला प्रश्न तीसरा सही, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न नंबर 115 ढूढ़ानी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। ढूढ़ानी बोली बहुत काफ़ी बार एग्जाम में ये आया भी है। 115 का सही विकल्प ढूढ़ानी बोली है पश्चिम राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या उत्तरी राजस्थान की? सही विकल्प क्या है ढूढ़ानी का? तो सही विकल्प बताएं भाई, सही विकल्प बताइए भाई, सही विकल्प क्या है? तो सही विकल्प है इसका 115 का सही विकल्प है विकल्प नंबर दूसरा, पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान इसका सही आंसर है, यानी जयपुरी बोली है ये। जयपुरी को ही हम ढूढ़ानी के नाम से भी जानते हैं। जयपुरी भाषा को, जयपुरी बोली को भी हम ढूढ़ानी भी नाम से जानते हैं। ये पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 116 ब्रज भाषा का उद्भव हुआ है। ब्रज भाषा का उद्भव कहाँ से हुआ? मागधी अपभ्रंश से हुआ है, कौरवी अपभ्रंश से, प्राकृत से या सौरसैनी? ब्रज भाषा बहुत इंपॉर्टेंट। 116 का सही क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? विकल्प नंबर बताएं जल्दी से। तो ब्रज भाषा ये आपकी सही विकल्प है इसका चौथा, सौरसैनी अपभ्रंश से ब्रज भाषा का उद्भव हुआ है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं ये, आपके नोट करते रहिए इनको। अगला ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। इसका पीडीएफ लिंक भी मैं डाल दूंगा सब्सक्रिप्शन में, पीडीएफ लिंक भी मिल जाएगा। और इससे पहले के सारे वीडियो भी आप मेरे देख लीजिए, जिससे कि आपके और भी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। मैंने पहले टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो पढ़े हैं, इसमें सारे वीडियो, हर टॉपिक का एक वीडियो अलग पड़ा है। तो ऐसे करके सारे टॉपिक्स के हिंदी व्याकरण के वीडियो पढ़े हैं। और उसके बाद मैंने ये 500 सीरीज क्वेश्चंस की सीरीज में करा रहा हूँ। ये 500 सीरीज ख़त्म होने के बाद 500 क्वेश्चन की एमसीक्यू, उसके बाद आपको हिंदी साहित्य से रिलेटेड और हिंदी भाषा से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा। फिर उसके बाद आपका प्रॉपर वे में आपके अभ्यास चलेंगे, शुरू से सारे अभ्यास हिंदी के और साहित्य के, बहुत ही डिटेल से। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। 117 का सही, ब्रजबुली नाम से बहुत इंपॉर्टेंट अनुवादक परीक्षा। अनुवादक ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पंजाबी, मराठी, गुजराती, पूर्वी, पुरानी बांग्ला। ब्रजबुली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 117 का। तो ब्रजबुली नाम से भैया जानी जाती है ये पुरानी बांग्ला। अगला प्रश्न 118 निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? संस्कृत की अपभ्रंश क्या है? 118 का सही विकल्प, तो सही विकल्प है विकल्प नंबर इसका पाली जो है वो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश मानी जाती है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 119 भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान 119 का सही विकल्प, लिपि, व्याकरण, लिखित भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है इसका भाषा के लिखित रूप का ज्ञान जो होता है, वो भाषा के शुद्ध रूप का जो ज्ञान होता है वो किससे होता है? सही विकल्प नंबर क्या हो सकता है इसका, बताएं भाई। तो सही शुद्ध रूप का ज्ञान जो होता है, वाचन का ज्ञान होगा तो व्याकरण हो जाएगा। लेकिन अगर शुद्ध रूप का ज्ञान अगर चाहिए तो आपको भाषा को लिखित रूप में, सही विकल्प है तीसरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला
अगला प्रश्न 120, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है लौकिक संस्कृत से, पाली संस्कृत से, मागधी अपभ्रंश से या वैदिक से? सही विकल्प क्या है इसका? बीएड प्रवेश परीक्षा 2009 का प्रश्न है ये। हिंदी भाषा का जन्म 120 का सही विकल्प बताइए भाई फटाफट। 120 का सही विकल्प, 120 का सही विकल्प, अगला सही विकल्प है इसका विकल्प नंबर दूसरा। हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वो आपका सही विकल्प है, विकल्प नंबर आपका दूसरा, पाली प्राकृत से हुआ है। सबसे पहले क्रम रहा है संस्कृत, फिर वैदिक, लौकिक, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अब पाली, प्राकृत, अवहट्ट, अपभ्रंश और फिर प्राचीन हिंदी, ये क्रम रहा है। अगला सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 121, एक मनई के दोई बिटवे रहित, ओ माँ लहुरा आपने आप बाप से कहे दादा, धन माँ जवन हमार होशा, लागेत होए तबन हमका दय दय। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? ये जो पंक्तियाँ लिखी हैं ये हिंदी की कौन सी बोली के अंतर्गत आती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 121 क्वेश्चन नंबर 121 का सही विकल्प, तो ये भैया सही विकल्प है इसका, विकल्प नंबर पहला सही है, भोजपुरी। भोजपुरी भाषा, भोजपुरी बोली के अंतर्गत आता है ये। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति, ये यूपी दरोगा 2009 का प्रश्न है। अगला प्रश्न, स्वयंभू ने किस भाषा को देसी भाषा कहा? स्वयंभू ने किस भाषा को देसी भाषा कहा है? सही विकल्प क्या है? 122 का सही विकल्प, तो 122 का सही विकल्प है विकल्प नंबर, स्वयंभू ने देसी भाषा यानी अपभ्रंश भाषा को देसी भाषा का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न, अगला किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख किस पुस्तक में हुआ? 123 का सही विकल्प। अबे सही विकल्प बताइए, महाभारत, रामायण, ऋग्वेद और अवेस्ता। अवेस्ता सही विकल्प, तो सही विकल्प, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो सही विकल्प है हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख जो हुआ है वो आपका अवेस्ता। अवेस्ता ईरानी ग्रंथ है ये भाई ईरानी ग्रंथ है, एक ईरानियों का एक ग्रंथ है, ईरानियों का ग्रंथ है ये अवेस्ता, ईरानी ग्रंथ है, ईरान का ग्रंथ है, इस उसमें हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न, अच्छा प्रश्न है ये, गांधी जी ने राष्ट्रभाषा के कितने लक्षण? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया। गांधी जी ने राष्ट्रभाषा के कितने लक्षण बताए हैं? 124 का सही विकल्प, तो गांधी जी ने राष्ट्रभाषा के 5 लक्षण बताए हैं भाई, 5 लक्षण बताए हैं राष्ट्रभाषा के। गांधी जी ने राष्ट्रभाषा के 5 लक्षण बताए हैं, वो 5 रूपों में इसको मानकता प्रदान की गई है। इनका गांधी जी का अपना मानना था कि भाषा सरल एवं सहज होनी चाहिए, साथ ही यह देश की एकता के बंधन में बांध सके। गांधी जी ने इसी आधार पर राष्ट्रभाषा के 5 लक्षण बताए थे, तो 5 लक्षण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 125, भारत देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली, सबसे अधिक जो बोली जाती है वो कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 125, तो सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली जो है भारत में वो है आपकी हिंदी। पहला हिंदी, लगभग 42% लोग हिंदी बोलते हैं, 42% लोग, 42% लोग हिंदी बोलते हैं, और लगभग और अन्य भाषाएं बोली जाती हैं बाकी में, तो 42 लगभग % लोग जो है वो हिंदी को बोलते हैं, हिंदी भाषी हैं। अगला, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मानक हिंदी से तात्पर्य बताना है कि क्या है भाई मानक हिंदी से। सही विकल्प क्या होना चाहिए चारों में से? साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, साधारण बोलचाल की भाषा, शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा, केवल पढ़ाई लिखाई के काम में आने जाने वाली भाषा, बोली जाने वाली भाषा। 126 का सही विकल्प बताएं भाई, सही विकल्प 126 का, तो सही विकल्प है विकल्प नंबर पहला ही इसका सही विकल्प है। साहित्यिक पुस्तकों की जो साहित्य के द्वारा स्वीकृत की गई है उसी को हम मानक हिंदी कहते हैं, तो सही विकल्प है पहला, साहित्यिक पुस्तकों की भाषा हम मानक हिंदी कहलाती है। अगला
क्वेश्चन नंबर संस्कृत भाषा, क्वेश्चन नंबर 127, संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ द्रष्टव्य होता है, कहाँ दिखाई देता है भाई? बीएड प्रवेश परीक्षा 2009 का प्रश्न है ये, 127। तो सही विकल्प क्या है 127 का? तो सही विकल्प है, विकल्प नंबर इसका है पहला, ऋग्वेद। ऋग्वेद में द्रष्टव्य होता संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप। सही विकल्प है इसका पहला। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 128, साहित्य में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत भाषा को क्या कहते हैं? साहित्य में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत भाषा, लौकिक संस्कृत, पाली, आर्य भाषा, देव भाषा। साहित्य में जो प्रयुक्त संस्कृत होती है उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही विकल्प है, जो साहित्य में प्रयुक्त होती है उसको हम कहते हैं देव भाषा। इसी को ही हम कहते हैं वैदिक। इसी को ही हम देव भाषा को ही हम वैदिक भाषा भी कहते हैं, वैदिक या देव भाषा। अगला सही विकल्प है चौथा इसका। अगला प्रश्न 129, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या तकनीकी भाषा? सही विकल्प 129 का सही विकल्प क्या है? भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? वैसे तो हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा अभी नहीं मिला है, लेकिन आप रखेंगे तो उसको हम, सही विकल्प है इसका राष्ट्रभाषा के तौर पर हम इसको राष्ट्रभाषा के वर्ग में रखेंगे। तो सही विकल्प है, वैसे तो हिंदी राजभाषा है हमारी, क्योंकि इसको संविधान में दर्जा मिल चुका है, लेकिन राष्ट्रभाषा का दर्जा अभी नहीं मिला है। तो सही विकल्प इसका, मतलब अगर आपके अकॉर्डिंग रखेंगे तो इसको, हिंदी भाषी लोगों के अकॉर्डिंग रखेंगे तो राष्ट्रभाषा के रूप में रखेंगे। वैसे मानकीकृत अनुसार जो संविधान में मानता है वो आपका भाग 17 के अकॉर्डिंग 343 आर्टिकल में राजभाषा का दर्जा मिल चुका है। तो हम लोग अगर हिंदी भाषा की बात करेंगे तो राष्ट्रभाषा के तौर पर इसको रखेंगे। अगला अंतिम प्रश्न आज के लिए इस पार्ट 3 का, आपका 81 से लेकर 130 तक क्वेश्चंस हैं। अगले पार्ट में फिर 50 क्वेश्चन की सीरीज है, ऐसे करके लगभग पूरे 500 क्वेश्चंस की सीरीज आपके समक्ष होगी और आपकी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसका सही विकल्प बताइए, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। लोग, गण, वर्ग, प्रेस। ये ग्राम पंचायत परीक्षा 1998 का प्रश्न है, 130 का सही विकल्प। तो सही विकल्प क्या है? तो सही विकल्प है इसका विकल्प नंबर चौथा, जो है वो आपका प्रेस जो शब्द है वो आपका समूह के अंतर्गत नहीं आता है। लोग, गण और वर्ग ये शब्द आपके समूहवाचक प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। तो सही विकल्प है आपका चौथा। तो इस प्रकार आपकी ये सीरीज 130, ये पार्ट 3, इसके बाद पार्ट 4 कल आपको मिलेगा। तो इसी प्रकार प्रैक्टिस करते रहिए और इसकी PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसको फिर दोबारा से वीडियो को फिर देखिए। पूरा वीडियो आप अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस आपकी होती जाएगी, और इससे पहले के सारे वीडियो भी आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। हमारे चैनल का जो यूट्यूब चैनल है श्रेया एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप सैन। तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।